सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका जो है साइंस, इकोनॉमी एंड पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। और यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये आपको कोई एक एग्जाम का एनालाइज नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा है एंड उस बेसिस पे मैं एनालाइज की हूँ। तो उस बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए उस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। एंड इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे जो है कोशिश करूंगी मैं जितना ज़्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट की चीज़ों को क्लियर आउट कर सकूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए, यानी पसंद आने का मतलब ये नहीं है, पसंद आने का मतलब है कि चीज़ें आपको अगर समझ आ रही है, मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ चीज़ों को, तो प्लीज़ आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे यूनिसेक्सुअल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंट ऑल यूनिसेक्सुअल प्लांट? तो यहाँ पे आपको बताना है यूनिसेक्सुअल मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब होता है आपका एक लैंगिक। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है? एक लैंगिक। एक लैंगिक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है इसका मतलब होता है क्या है कि यानी कि ये कोई भी ऐसा जीव या फूल, ठीक है ना, जिसमें केवल एक ही प्रकार का जो है लैंगिक जनन होता है, यानी लैंगिक अंग होता है, तो या तो नर होता है या तो मादा होता है। ठीक है ना, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपको याद रखना है, ऐसा जीव या फूल, ऐसा जीव या फूल जिसमें जिसमें एक प्रकार का, ठीक है ना, एक प्रकार का लैंगिक अंग होता है। ठीक है ना, लैंगिक लैंगिक अंग होता है, या तो वो नर होगा या तो मादा। ठीक है ना, या तो नर या तो नर या तो मादा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिसेक्सुअल का, आपका जो है परिभाषा हो गई। तो यहाँ पे जो समूह दिया गया है उसमें से सभी पौधे जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो जैसे ऑप्शन ए आपसे क्या बोल रहा है? मेज, पपाया, पॉपुलर और रोज। तो यहाँ पे अगर मैं मेज, पपाया, पॉपुलर और रोज की बात करूँ तो इसमें जो है मेज आपका एक लैंगिक है, पपाया एक लैंगिक है, पॉपुलर भी एक लैंगिक है, लेकिन जो ये रोज है ना, ये आपका बाइसेक्सुअल है। ठीक है ना, ये जो है आपका बाइसेक्सुअल है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दिए गए सभी समूह जो है ये आपका यूनिसेक्स वाले, तो सभी बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आपका बी क्या बोल रहा है? पपाया, पॉपुलर, रोज और फिग। फिग मतलब होता है अंजीर। ठीक है ना, तो ये जो है आपको जो है ये इसमें से कौन है आपका? तो इसमें से सभी एक लिंग है, लेकिन फिर रोज आपका जो हो जाएगा वो आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बोल रहे हैं मेज, कुकुम्बर, फिग और वाटरमेलन। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, इसके बाद कुकुम्बर, पपाया, पॉपुलर, रोज, ये जो है आपका इसमें जो है रोज आपका द्विलिंगिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आपका जो है मेज, कुकुम्बर, फिग और वाटरमेलन, तो इसमें क्या होता है? इसमें नर और मादा फूल जो है ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, ये यानी कि एक ही पौधे पर जो है नर और मादा फूल जो है वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक लिंगी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ पौधे जो है या फिर जो है जो आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के नाम बताऊंगी, जो कि ऑप्शन में बहुत सारे एग्जाम में रहता है। तो यहाँ पे आपको मैं यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एक तरफ नाम लिखाऊंगी और दूसरा बाइसेक्सुअल।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिसेक्सुअल का, ठीक है, यूनिसेक्सुअल पौधे में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? तो यूनिसेक्सुअल में आपका आ जाएगा तो इसमें आपका हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ खजूर, ठीक है, खजूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कद्दू हो गया, कद्दू, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया खीरा। ये सब आपका कौन सा हो गया? ये सब हो गया आपका ये यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और बाईसेक्सुअल में अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया जैसे कि गुलाब, गुलाब। इसके बाद याद रखिएगा सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया टमाटर, टमाटर। इसके बाद देखिएगा बैंगन। ये सारे आपके बाइसेक्सुअल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो पिया मीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेक्नोइड मीटर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरामीटर जो है ना, ये मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ड्यूरामीटर के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो ड्यूरामीटर है, ये जो है याद रखिएगा, ये एक सबसे मजबूत और रेशेदार झिल्ली होती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, खोपड़ी की अंदरूनी सतह से जो है ये क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है पहले तो लिख लीजिए, खोपड़ी के, खोपड़ी के अंदरूनी सतह से जुड़ी होती है, अंदरूनी सतह से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है रेशेदार झिल्ली होती है, रेशेदार झिल्ली होती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये क्या करती है, ये मतलब कि जो चोट वगैरह होती है ना, संक्रमण वगैरह, उसे ये बचाती है, ठीक है ना, यानी कि ये सबसे मजबूत झिल्ली भी होती है। ड्यूरामीटर जो है ये मजबूत होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरा है आपका कौन सा है, ये आपका एरेक्नोइड। तो ये जो है ना मस्तिष्क का मध्य परत होता है, ठीक है, मध्य परत होता है, ठीक है। इसके बारे में और आपको याद रखना है कि ये जो है पतली होती है और पारदर्शी जैसी जो है ना, जाले जैसी इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, पतली होती है, पतली, पारदर्शी होती है, पारदर्शी, और जाली जैसा इसका संरचना होता है, जाली जैसा संरचना, संरचना होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ये क्या करती है, ये इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये मस्तिष्क और केशुरेखा की जो है ना सुरक्षात्मक झिल्लियों के परतों के बीच वाली जो परत है ना, उसे हम एरेक्नोइड मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा मस्तिष्क और केशुरेखा की, मस्तिष्क और केशुरेखा की सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक झिल्लियों की परतों में से बीच वाली परत है, झिल्लियों की परतों में से बीच वाली परत,
ठीक है। और याद रखिएगा इसके जो है ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में सॉरी, इसके जो है नीचे में पिया मीटर होता है और इसके ऊपर में ड्यूरा मीटर होता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पिया मीटर के बारे में याद रखना है। पिया मीटर के बारे में आपको क्या याद रखना है, यह सबसे जो है ना अंदरूनी परत होती है। यह सबसे अंदरूनी परत, अंदरूनी परत होती है। ठीक है। और याद रखिएगा ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जो है ना चिपकी हुई होती है। ठीक है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से चिपकी हुई होती है। इधर लिख देती हूँ। ठीक है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की हड्डियों से चिपकी होती है। ठीक है। चिपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमर या फिर मोनोमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीसोम। ठीक है ना। पॉलीसोम की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इस ये जो है इसकी विशेषता के बारे में आपको याद रखना है। तो पॉलीसोम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है ना ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा यह प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है। यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये क्या करता है, ये कोशिका को जो है बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, बड़ी मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कोशिका को बड़ी मात्रा में प्रोटीन प्रोटीन उत्पादन करने में मदद करता है। मदद करता है। इसके बाद याद रखिएगा पॉलीपेप्टाइड के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीपेप्टाइड के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये अमीनो अम्ल की है ना लंबी श्रृंखला है जो क्या करती है, पेप्टाइड बंधों से जो है ना ये जुड़ी होती है। ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला है जो किससे बंधी होती है, पेप्टाइड से। ठीक है ना। पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये बनता कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये राइबोसोम पर जो है ना ये बनता कहाँ है, तो राइबोसोम पर बनता है लेकिन एमआरएनए के निर्देशों से बनता है। ठीक है। तो ये राइबोसोम पे बनता है, राइबोसोम पर बनता है लेकिन एमआरएनए के निर्देशों से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन का जो है ना प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है। याद रखिएगा। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड जो है ना ये प्रोटीन का, इसी के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है। याद रखिएगा ये प्रोटीन का प्रारंभिक
प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है। और रही बात इसके बाद जो है आपका पॉलीमर और मोनोमर, तो पॉलीमर याद रखिएगा कि ये जो है आपका ये अलग-अलग जो है मोनोमर की जो है लंबी श्रृंखला होती है, तो वो आपका पॉलीमर होता है। और मोनोमर होता है यानी कि वो छोटा अणु जो क्या होता है, पॉलीमर बनाने के लिए जो है आपस में जुड़ता है, ठीक है ना? उसे हम मोनोमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। तो यकृत के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो यकृत के बारे में आपको याद रखना है पहला पॉइंट, इसका वजन कितना होता है, वजन। तो ये आपको याद रखना है, इसका वजन होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका काम क्या क्या होता है, इसका यकृत का कार्य क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या करता है, पीत रस का निर्माण करता है। पीत रस का निर्माण करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये शरीर से जो है विषैले पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालता है। शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये जो है आपके पोषक तत्वों का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पोषक तत्वों का मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय जिसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है। तो ये हो गया आपके यकृत के बारे में। इसके बाद थोड़ा-सा हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय क्या करती है? तो अग्नाशय जो है याद रखिएगा ये जो है आपके पाचक एंजाइम बनाता है, ठीक है ना? ये क्या करता है? पाचक एंजाइम बनाता है। तो पाचक एंजाइम बनाता है तो कौन-कौन सा पाचक एंजाइम बनाता है? तो पहला आपको याद रखना है, जैसे आपका हो गया कौन-सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का क्या काम करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है? दूसरा जो है ये कौन-सा है? दूसरा आपको याद रखना है लिपेज। ये क्या करता है? ये वसा को तोड़ता है। और तीसरा याद रखिएगा एमाइलेज। एमाइलेज ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो है ये किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। इसके बाद लिपेज जो है ये किसको तोड़ता है? वसा को तोड़ता है। इसके बाद एमाइलेज जो है ये किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यही चीज़ याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। और अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी यकृत होती है। ठीक है। तो यकृत के बारे में याद रखिएगा कि ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? तो यकृत है, ठीक है? और जो है अगर मैं बात करूँ कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? तो वो थायराइड है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपका थायराइड, थायरॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? द मास एनर्जी रिलेशन इज अ कंक्लूजन ऑफ विच थ्योरी? तो क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, या फिर सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, या फिर ऊर्जा का क्षेत्र का सिद्धांत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत, ठीक है। तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1905 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसके बाद जो है इस सिद्धांत का कहना क्या था? ठीक है, ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत का कहना क्या था? ये सिद्धांत का कहना ये था कि प्रकाश की गति है ना, ये क्या होता है, सभी निरीक्षकों के लिए जो है ये क्या होता है, समान होता है। यानी कि गति के साथ साथ जो है समय, द्रव्यमान और आपका लंबाई जो है ये बदलता है। ठीक है ना, तो ये जो सिद्धांत था ना, याद रखिएगा, ये गति और ऊर्जा के बीच के संबंध को दर्शाता था। तो पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है, यह सिद्धांत गति और ऊर्जा के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा कि इस सिद्धांत का कहना क्या था? इस सिद्धांत का कहना था कि जो है, याद रखिएगा, गति के साथ समय, द्रव्यमान और लंबाई बदलता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत है, और पहले जो ये जो विशेष सिद्धांत था ना, इसी में फॉर्मूला था E बराबर mc²। ठीक है ना, ये इसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसको भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब? 1915 में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इस सिद्धांत का क्या कहना था? इस सिद्धांत ये जो सिद्धांत था ना, याद रखिएगा, ये जो है आपके गुरुत्वाकर्षण को जो है अंतरिक्ष काल की वक्रता के रूप में इन्होंने समझाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष काल, स्पेस टाइम, ठीक है ना, स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में इसे समझाया था। ठीक है ना, और जो आपका क्वांटम थ्योरी हुआ, ये जो है, याद रखिएगा, ये सिद्धांत था ना, ये परमाणु और उप परमाणु के कणों के जो है व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है ना, व्यवहार को समझाया था। ठीक है ना, इसमें था कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ को जो है, कण और तरंग जो है, ये दोनों के रूप में जो है माना जाता था। ठीक है, तो क्वांटम में जो है, क्वांटम के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो सिंपली आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि ये परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझाता है। परमाणु और उप परमाणु के कणों को समझाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ प्लांट सेल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवक जो है याद रखिएगा, ये जो है ना सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी पादप कोशिका का जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो है कोशिका का जो है याद रखिएगा 90% से अधिक स्थान को ये घेरे रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है इसके बारे में कि कोशिका के 90% से अधिक स्थान को घेरे रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है कार्य क्या क्या होता है, लवक का कार्य क्या क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है, याद रखिएगा, जल और पोषक तत्व और जो भी अवशिष्ट पदार्थों का है ना, ये भंडार होता है, ठीक है ना। जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण। और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा कि ये क्या करता है, कोशिका को आकार और स्थिर रखने का काम इसी का होता है, ठीक है ना। कोशिका को आकार और स्थिर रखता है, कोशिका को आकार देता है, कोशिका को आकार देता है और स्थिर रखता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं केंद्र के बारे में बात करूं तो केंद्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। और याद रखिएगा इसमें डीएनए और जो है क्या होता है, और गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है गुणसूत्र, अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है डीएनए और जीन होते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र जो होता है आपका, ऑप्शन सी जो आपका है, मैं उसके बारे में समझा रही हूँ। तो याद रखिएगा ये जो है ना डीएनए और जीन होता है, जो क्या करता है, ये आनुवांशिक जानकारी को क्या करता है, ये ले जाता है, ठीक है ना। और मानव कोशिका में जो है कितना गुणसूत्र होता है, तो याद रखिएगा मानव कोशिका में जो है टोटल 46 गुणसूत्र होता है। अगर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन व्हीट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटिकम एविस्टम, जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ये किसका है, तो ये गुड़हल का है, ठीक है ना। ये गुड़हल का बोटेनिकल नेम है, ठीक है ना, गुड़हल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका ब्रेसिका कैंपे स्ट्रीट। तो ये आपका जो है सरसों का बोटेनिकल नेम है, किसका है, सरसों का। और जिया मेज जो है ये किसका है, तो याद रखिएगा जिया मेज जो है याद रखिएगा ये है आपके मक्का का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी लिखाऊंगी, जैसे कि जरूरी नहीं आपसे तीन ही पूछेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा धान या चावल का जो है, धान या फिर जो है धान या चावल का बोटेनिकल नेम क्या है, धान या चावल का पहला। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है किसका, तो याद रखिएगा दूसरा आपको याद रखना है मूंगफली का,
मूंगफली। ठीक है, मूंगफली हो गया। इसके बाद याद रखिएगा और किसका हो गया आपका, तो याद रखिएगा और हो गया आपका ये बाजरा का, बाजरा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं धान के या फिर चावल की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है क्या होता है, ओराइजा सेटिवा। ठीक है ना, ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, सेटिवा। ठीक है। इसका मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, जो इंग्लिश वाले होंगे उनके लिए, तो यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं होगा। ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, सेटिवा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मूंगफली, मूंगफली का क्या था, तो मूंगफली का होता है, ये होता है आपका एराकिस। ठीक है ना, एराकिस हाइपोगिया, एराकिस हाइपोगिया, एराकिस हाइपोगिया। ठीक है, इसका मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हाइपो, हाइपोगिया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बाजरा की अगर मैं बात करूँ तो इसका है आपका पेनिसीटम ग्लेकम। ठीक है, पेनिसीटम ग्लेकम। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो कैसे होगा, ये आपका पेनिसीटम, पेनिसीटम ग्लेकम। ठीक है ना, ग्लेकम, 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 ग्लेकम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कॉल्ड। कोशिका भित्ति, गोल्जी तंत्र, कोशिका झिल्ली या फिर लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि ये केवल जो है आपको याद रखना है पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ आप सिंपली ये याद रख लीजिएगा कि पशु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए मैं ये पॉइंट लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें पशु कोशिका में जो है ये नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होती है ना, ये पशु कोशिका में जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये क्या होता है, ये पारगम्य होता है। ठीक है ना, सेमी परमेबल होता है। ठीक है, अर्ध पारगम्य। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है, ये कोशिका को स्थिर आकार देता है। कोशिका को स्थिर आकार देता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है किसका बना होता है, कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद अगर मैं लाइसोसोम के बारे में बात करूँ तो याद रखिएगा लाइसोसोम जो होता है ना, याद रखिएगा इसमें जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसे जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है।
इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शैवाल के किस वर्ग को आमतौर पर पूरे भूरे शैवाल कहा जाता है? ठीक है ना? आमतौर पर भूरे शैवाल कहा जाता है रोडोफाइसी को, क्लोरोफाइसी को, फियोफाइसी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूरा शैवाल जो कहा जाता है ना, वो फियोफाइसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूँ तो रोडोफाइसी जो कहा जाता है ना, ये आपका कहा जाता है लाल शैवाल को। और क्लोरोफाइसी जो कहा जाता है ये हरा शैवाल को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आपका जो ये शैवाल होता है, ये इसमें जो है याद रखिएगा जड़, तना और पत्ती ये नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा शैवाल में जड़, तना और पत्ती, पत्तियां नहीं होती है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये स्वपोषी होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो शैवाल होता है ना, ये आपको याद रखना है कि इनका जो है इनका जो शरीर है ना वो थैलस प्रकार का होता है। ठीक है ना? यानी जो है अगर मैं बात करूँ जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, तो इनका शरीर जो होता है वो किस प्रकार का होता है? शरीर थैलस प्रकार का होता है। शरीर इनका किस प्रकार का होता है? थैलस प्रकार का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि कोई कोई जो होता है वो जल में होता है, कोई मिट्टी में होता है, कोई चट्टान पे उगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्यतः होने वाले हाइड्रोविलियन जलीय विलयन जो है वो क्या है? इन फोटोग्राफी द कॉमनली यूज्ड हाइपो सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट, सोडियम टेट्रायोनेट या फिर ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट का या फिर ऑप्शन डी अमोनियम पर सल्फेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। उसके बाद अगर मैं इसके सूत्र की बात करूँ कि इसका सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है Na2S2O3। Na2S2O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? और यहाँ से इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन, तो कब की गई थी? 1962 में, 68 में या फिर जो है आपका 64 या फिर 66 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में औद्योगिक विकास को जो है याद रखिएगा वित्तीय सहायता देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में औद्योगिक विकास वित्तीय सहायता
वित्तीय सहायता देने के लिए, ठीक है ना? और याद रखिएगा कि ये जो है इसमें जो है सरकारी योजना जो है ना उसकी पूँजी को भी उपलब्ध कराने का जो है ये था, ठीक है? याद रखिएगा इसका जो है संस्थापना संस्था जो कौन है, यानी कि इसकी स्थापना जो है किस संस्था के द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो आरबीआई की हुई थी, ठीक है ना? याद रखिएगा कि ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्थापना संस्था बोल सकते हैं, ठीक है? तो आरबीआई जो है ये स्थापना संस्था है, ठीक है? इसका याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है मुख्यालय, ठीक है? इसका मुख्यालय है आपका महाराष्ट्र, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखिएगा कि बाद में जो है इसे वाणिज्य बैंक में परिवर्तित किया गया था और अभी अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आरबीआई और सेबी के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है? ये जो संस्था है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो याद रखिएगा आरबीआई और सेबी सेबी के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गॉडगिल फॉर्मूला भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित करता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो गॉडगिल जो है ना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। गॉडगिल फॉर्मूला को जो लागू किया गया था वो 1969 में लागू किया गया था। 1969 में लागू किया गया, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ना इसके दौरान इसको लागू किया गया था, ठीक है? इसका मतलब इसका क्या था, इसमें जो है राज्य को सहायता देने के लिए, ठीक है ना? जैसे कि जनसंख्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया या फिर कोई भी विशेष समस्या हो गया ना, उसमें जो है इसका ये सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा-सा हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का काल जो था वो कब से कब तक था? तो 1969 से लेकर के 1974 तक। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे ज़्यादा किस पे फ़ोकस था? तो इसका जो फ़ोकस था ना वो था आपके जो है विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एक ही साथ लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा ये हो जाएगा, है ना? स्थिरता और आत्मनिर्भरता, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें क्या था, हरित क्रांति वगैरह को बढ़ावा देना था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल था आपका 1956 से लेकर 1961, 1956 से 1961, ठीक है? इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना का था, आपको याद रखना है 1985 से 85 से 1990, ठीक है? इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1956 से 1961, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल याद रखिएगा 1961 से 1966, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था आत्मनिर्भरता और कृषि विकास।
मैं मुख्य उद्देश्य नहीं लिख दे रही हूँ, मैं सीधे लिख दे रही हूँ, ठीक है ना? आत्मनिर्भरता और कृषि विकास, ठीक है? दूसरी पंचवर्षीय योजना था भारी उद्योगों का विकास, ठीक है ना? इसका क्या था मुख्य उद्देश्य? भारी उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, ठीक है? इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ आपका जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय पे फोकस था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। तो इसका ये जो है ना, ये किस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस था? इसका लक्ष्य क्या था? ये पूछा जाता है, ठीक है ना? सामाजिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी अगर हिंदी में बात करो तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या बात करना है, यहाँ पे आपको इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और किस अधिनियम के तहत? तो नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत, ठीक है? किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत। इसके बाद नाबार्ड का कार्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो नाबार्ड का जो कार्य है वो क्या क्या है? तो याद रखिएगा नाबार्ड का कार्य है वित्तीय सहायता, इसके बाद ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ठीक है? इसका याद रखिएगा जलवायु और सतत विकास, सतत विकास, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसबर्स लॉन्ग टर्म लोन टू प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भूमि विकास बैंक के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो है इसका काम क्या है? इसका काम ये है राज्य और केंद्रीय स्तर पर जो है ना, मतलब कि इसका सिंपल भाषा में इसे हम क्या कहेंगे? राज्य और केंद्रीय स्तर पर कार्यरत इसे कहेंगे, ठीक है ना? यानी कि कार्य करता है, ठीक है? जो भूमि विकास बैंक होता है सिर्फ आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करना जो है ये किसका काम है? ये भूमि विकास बैंक का, जिसे हम लैंड डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है आपका जो हो गया भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा है? आपका है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम एलआईसी जानते हैं, ठीक है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1956
56 में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन सा है, ये याद रखिएगा प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, छोटे किसान और जो है मजदूरों को क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने का काम किसका है, तो प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका लिख लीजिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है, तो विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय खाद्य निगम, या फिर दामोदर घाटी निगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, दामोदर घाटी निगम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948 में। और इसके बाद याद रखिएगा कि याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत का जो है ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम था। ये तो आपके क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण था, सिंचाई था, बिजली उत्पादन था, जल प्रबंधन था। ये सारे इसके उद्देश्य थे। तो उद्देश्य पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो उद्देश्य याद रखिएगा, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सारे इसके उद्देश्य थे। और याद रखिएगा, ये जो निगम है ना, ये टेनेसी वैली अथॉरिटी जो था ना, ये आपका यूएसए के पे जो है उसी के आधार पर इसे बनाया गया था, ठीक है ना। टेनेसी, टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन भिलाई जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपका एक स्टील इंडस्ट्री था और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका स्टील था, स्टील आपका इंडस्ट्री था। तो ये इसकी स्थापना 1955 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, जो आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना 1956 में, 1956 में, ठीक है। और भारतीय खाद्य निगम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1965 में, 1965, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है, कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, या फिर परिवहन क्षेत्र से। तो कौन सा क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा होता है ना औद्योगिक क्षेत्र से, सबसे अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र से अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक जो है, चाहे वो आपका प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर का भुगतान जो है, ये औद्योगिक क्षेत्र करता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, ये जो है सबसे अधिक, सबसे अधिक
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, कर का भुगतान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? 1992 में, 98 में, 99 में या फिर 96 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो है उद्देश्य क्या था, इसे क्यों शुरू किया गया था? तो इसके पीछे का उद्देश्य आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य था किसानों को जो फसल नुकसान के खिलाफ जो है ना उसको बीमा सुरक्षा देना। ठीक है ना, तो किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा देना। सुरक्षा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप? तो बचत बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपसे बोला उधार घटता है, या फिर ऑप्शन सी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, या फिर पूंजी वृद्धि दर पर वापसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्पादन की लागत जो है ये सीधे ब्याज दर से नहीं बढ़ती। ठीक है, इसका लागत जो है ये किस पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा ये जो उत्पादन की लागत जो है ये निर्भर किस पे करता है? तो ये निर्भर करेगा आपके कच्चा माल पे और श्रम ऊर्जा पे। ठीक है ना, कच्चा माल, श्रम पे और ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, बचत बढ़ जाती है। ठीक है, बचत बढ़ जाती है उस हिसाब से ये कैसे सही? क्योंकि देखिए लोग ज्यादा बचत करते हैं क्योंकि उन्हें क्या होता है, अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये बचत बढ़ती है तो ये सही है। उधार घटता है यानी कि उधार लेना महंगा हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, उधार घट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि निवेश पर वापसी बढ़ती है। ठीक है ना, निवेश पर क्या होगी, वापसी बढ़ेगी। तो ये सारा जो है करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मौद्रिक नीति जो है ना ये इसकी घोषणा जो है ये किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा की जाती है। मौद्रिक इसकी घोषणा क्यों कर जाती है? इसके पीछे का भी उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, इसके बाद ब्याज दरों का निर्धारण करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, बाजार में जो है मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करना। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सबसे अधिक
कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। नेम द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जो है सबसे ज्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू होता है। यहाँ पे अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करूँ तो महाराष्ट्र से लगभग जो है 15 से 20% जो है यहाँ पे टैक्स इसका ये होता है, ठीक है ना। कर राजस्व वाला राज्य 50 से 20% कर जो है यहीं से आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पर किसकी मंजूरी जरूरी है। एन ऑर्डिनेंस इश्यूज बाय गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट है और पॉलिटी से मैंने एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि वहाँ पे फुल एक्सप्लेन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे इसमें जाकर आप देख लीजिएगा भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पर जो क्या है किसकी मंजूरी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल का, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है ये अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। इसके बाद जो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जारी कब करता है। तो याद रखिएगा कि जब राज्य विधानमंडल जो है वो सत्र में नहीं होता है तब जारी करता है। जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सरकार की कर और व्यय नीतियों से संबंधित नीति को क्या कहा जाता है। तो ये जो है इस नीति को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति जो है ये क्या होती है, सरकार की आय और व्यय से संबंधित होती है, ठीक है। ये जो नीति होती है ना ये सरकार की आय और व्यय से संबंधित होती है। आय और व्यय से संबंधित होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो है उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना। महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य तो सिंपली आपको ये याद रखिएगा कि महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है अनुच्छेद 65 जो है ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 65 जो है ये उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना,
ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 57, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके तो अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मतलब पहले से ही राष्ट्रपति रह चुका है, ठीक है ना, या फिर जो मतलब कि संविधान के अन्य प्रावधानों का जो भी पालन वगैरह करता है, तो उस वो जो है ना राष्ट्रपति पद के लिए जो है फिर से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। तो यही है अनुच्छेद 57 में कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है ये संबंधित है, ठीक है ना। ये जो है आपको याद रखना, और ये जो है और इसका जो है नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है ना लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना जो है इसका काम है, ठीक है। इसका कार्य क्या है इलेक्शन कमीशन का? तो कार्य याद रखिएगा, इसका कार्य है लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव करवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, उसके तहत बनाया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें जो है कलकत्ता को राजधानी घोषित किया गया था, और यह देखिएगा बंगाल के गवर्नर को जो है ना भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संचालित की गई थी? तो ये किया गया था आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड? तो ये जो है ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1989 में किया गया था, ठीक है। 1989 में किया गया था, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये संशोधन जो था ये 61वां संविधान संशोधन ये था क्या? तो ये जो संशोधन था ना ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो है मतदान की जो न्यूनतम आयु को जो है पहले कितना था 21 वर्ष था, उसको घटाकर कितना 18 वर्ष किया था। तो ये जो है इस संशोधन में क्या था? तो याद रखिएगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ऐसे आप सिंपली भी लिख सकते हैं मतदान की आयु
सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। मतदान की आयु, मतदान की आयु न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में आपराधिक तत्वों की दृष्टि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचनों के लिए वित्तीय सहायता, या फिर ऑप्शन डी चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस समिति का जो गठन हुआ था तारकुंडे समिति का, ये हुआ था 1974 में, और गोस्वामी समिति का गठन हुआ था 1990 में। ठीक है, तो इस दोनों का गठन याद रखिएगा। तारकुंडे समिति के गठन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था कब, 1974 में। और गोस्वामी समिति की अगर मैं बात करूँ तो इस समिति का गठन हुआ था 1990 में। और इन दोनों समिति ने जो है किस चीज पे सुझाव दिया था, इन दोनों समिति ने दिया था जो आपके जो है स्वतंत्र चुनाव में जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग, या फिर जो है स्वतंत्र प्रेस हो गया, इस सब में सुधार दिया था। इसके बाद जो है चुनाव के खर्च में, मतदान सूची की शुद्धता, ये सब में इसका ये था। बस इसका गठन याद रखिएगा और ये किससे संबंधित है ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका राज्य का सर्वोच्च पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ये कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद कौन से, तो अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। ये जो है आपकी किस में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है राज्य सरकार को क्या करता है, कानूनी सलाहकार देता है, कानूनी सलाह देना। राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा ये क्या करता है, राज्यपाल द्वारा जो है मांगे गए कानूनी विषयों पर राय देता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, राज्य के मामलों में जो है ये उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के मामले में उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक आधिकारिकता प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिला न्यायाधीश न्यायालय, इसमें क्या होता था कि दीवानी मामलों में जो है ना असीमित आर्थिक अधिकार इसको प्राप्त है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो न्यायालय, ये न्यायपालिका की जो है ना उच्चतम अधीनस्थ न्यायालय अदालत होती है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, न्यायपालिका की उच्चतम अधीनस्थ अदालत होती है।
तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।